नीट छात्रा मौत मामले में आईजी, एसएसपी और वरीय अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जहां एक ओर जांच की दिशा को लेकर कुछ तथ्य सामने रखे, वहीं दूसरी ओर कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाबों से ज्यादा सवालों की वजह बन गई और यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ एक आपराधिक जांच नहीं बल्कि पुलिस की कार्यशैली, संवेदनशीलता और जवाबदेही पर भी सीधे प्रश्न चिन्ह बना गया है। आज इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। इस प्रेस वार्ता को विशेष रूप से बुलाया गया है क्योंकि माननीय पोक्सो न्यायालय से एक महत्वपूर्ण आदेश प्राप्त हुआ है चित्रगुप्त थाना कांड संख्या के संबंध में, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार एसआईटी द्वारा इसका अनुसंधान किया जा रहा था और उसके बाद वर्तमान में बिहार सरकार के द्वारा इस कांड के अनुसंधान अग्रिम अनुसंधान हेतु सीबीआई को कार्यभार सौंपने का जो अनुशंसा की गई, उनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। तो वहां पे ये कोशिश की गई कि पुलिस केस दर्ज ना हो। एक महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहां पे आई जो उनके परिजनों से मिली। परिजनों के द्वारा बताया गया कि जब वो होश में आएंगी तब अपना बयान दर्ज करके अग्रिम कांड दर्ज करेंगे वे लोग। उनको तुरंत इसके बारे में सूचना चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी को देना चाहिए था और जो चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी उनको भी इसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी। इससे उन पर अभी अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। शुरुआती सूचना अस्पताल से पुलिस को मिली, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक आपको बता दें, पीड़िता के कमरे में एक दवा बरामद हुई। पीड़िता के 5 कपड़े परिवार ने खुद पुलिस को सौंपे। परिजनों ने बताया कि पीड़िता नाबालिग है। एक कपड़े से स्पर्म के साक्ष्य मिलने की भी बात कही गई। सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ नहीं होने का दावा किया गया। चित्रगुप्त थाना के एसएचओ की लापरवाही मानी गई और उन पर कार्रवाई की गई। वेदांता में पीड़िता के मृत्यु के पश्चात मेडिकल बोर्ड का गठन कराकर वीडियोग्राफी करते हुए पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मंतव्य में यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया गया। तो वस्त्रों में से एक, अंतवस्त्र में से वीर्य। लेकिन इन्हीं बिंदुओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई नए संदेह खड़े कर दिए। जी हाँ, पहला सबसे बड़ा सवाल, अगर पीड़िता नाबालिग थी तो देरी क्यों? जी हाँ, पुलिस ने खुद माना कि पीड़िता नाबालिग थी। नाबालिग से जुड़ा कोई भी मामला, खास तौर पर अगर उसमें संदिग्ध हालत हो, तो कानून अपने आप में सख्त हो जाता है। ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होता है। पुलिस को बिना देरी किए कार्यवाही करनी होती है। लेकिन एसएसपी के बयान के मुताबिक जिस हॉस्टल में जो नाबालिग बच्ची थी, पीड़िता रह रही थी, वहां से एफआईआर ना करने की कोशिश की गई। अब सवाल उठता है कि अगर पीड़िता नाबालिग थी तो परिवार या फिर जहां हॉस्टल में वे रह रही थी वहां के लोगों की इच्छा का हवाला देकर इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया जा सकता? क्या कानून परिवार की मर्जी से चलता है या हॉस्टल वालों के संचालकों की मर्जी से, या कानून अपने आप में सर्वोपरि है? अगर अस्पताल से सूचना आई तो उससे सबसे पहले पुलिस क्या कर रही थी? दूसरा सवाल, परिवार पर आरोप लेकिन पुलिस की भूमिका। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बार बार उभारा गया कि कपड़े परिवार ने दिए। परिवार एफआईआर करना चाह रहा था, पर हॉस्टल में, जिस हॉस्टल में वे रह रही थी, वे हॉस्टल वाले इस मामले को पुलिस तक नहीं पहुंचाना चाह रहे थे। अब इससे एक नया नैरेटिव बनता दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी परिवार या हॉस्टल वालों पर थोपी जा रही है। अब इसमें सवाल उठता है कि क्या पुलिस यह संकेत देना चाहती है कि जांच में देरी के लिए परिवार या हॉस्टल वाले जिम्मेदार हैं? अगर एसएचओ की लापरवाही मानी गई तो फिर परिवार को कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है? क्या यह पुलिस का पल्ला झाड़ने का तरीका नहीं है? तीसरा सवाल, एसएचओ की लापरवाही लेकिन सिर्फ वही दोषी? जी हाँ, एसएसपी ने साफ कहा कि चित्रगुप्त थाना एसएचओ ने लापरवाही हुई है, उन पर कार्रवाई की गई। मतलब यह स्वीकारोक्ति अपने आप में बड़ी है, लेकिन यही से सवाल और गहरे होते हैं। सवाल यह है कि अगर एसएचओ लापरवाह था तो ऊपर के अधिकारियों की निगरानी कहाँ थी? क्या सिर्फ एक एसएचओ पर कार्रवाई कर देने से पूरा मामला खत्म हो गया? क्या यह बलि का बकरा बनने जैसा नहीं था? अब चौथा सवाल, स्पर्म मिलने की बात कही गई, लेकिन दिशा कहाँ है? अब किस दिशा में यह जांच जा रही है? पुलिस ने बताया कि पीड़िता के एक कपड़े से स्पर्म मिला है। यह बयान बेहद संवेदनशील है और सीधे तौर पर मामले को संदिग्ध और गंभीर अपराध की श्रेणी में ले जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा साक्ष्य मिलता है तो हत्या या आत्महत्या की थ्योरी पर पुलिस कहां खड़ी है? क्या इस बिंदु पर अब तक किसी संदिग्ध से पूछताछ हुई? क्या मेडिकल और फॉरेंसिक जांच को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया गया? पांचवा सवाल, सीसीटीवी ठीक है, लेकिन जांच किस एंगल से?
जी हाँ, एसएसपी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से कोई छेड़खानी नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना कह देना काफी है? अब सवाल इस पर भी उठ रहा है कि सीसीटीवी में क्या दिखा, यह सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? केवल 11 मिनट का एक वीडियो सार्वजनिक किया गया है जिसमें पड़ोस के गार्ड उस पीड़िता को अपने गोद में उठाकर वे हॉस्पिटल की ओर दौड़ रहे हैं। बस इतना का फुटेज दिखाया गया है। तो क्या सीसीटीवी से किसी संदिग्ध की एंट्री या मूवमेंट मिली है? उस सीसीटीवी फुटेज में अगर सीसीटीवी फुटेज के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है तो ये सवाल तो उठ रहे हैं। अगर नहीं तो फिर जांच की अगली दिशा क्या है? अब छठा सवाल, मीडिया के सवालों से क्यों बचा? जी हाँ, यह सबसे बड़ा एंगल है क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया ने कई ऐसे सवाल किए जिस पर पुलिस ने चुप्पी साध रखी थी। सीबीआई के द्वारा अनुसंधान किया जाना, तो इस पे और कोई भी सीबीआई तो अभी टैकल की नहीं है। घटना यहाँ हुई थी जहानाबाद में। पहले ये बात कैसे सामने आई कि घटना कहाँ हुई थी? मिसलीड क्यों कर रही थी इस पूरे केस को? घटना कहाँ हुई है सर? किया गया कि रेप नहीं हुआ है। पटना में हुआ है या जहानाबाद में हुआ है? पहले बोला गया कि रेप नहीं हुआ है सर, दोबारा फिर जो तथ्य उससे अवगत करा दिए गए आप लोग को एक भी उस पर जवाब नहीं दिया गया। सबसे ज्यादा आलोचना इस बात पर ही हो रही है कि पटना एसएसपी ने मीडिया के सवाल लेने से इनकार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरफा बयान बनकर रह गई। अब सवाल उठ रहा है कि जब मामला इतना गंभीर है तो सवालों से डर क्यों रहे हैं? क्या पुलिस पारदर्शिता से बचना चाह रही है? क्या यह जनता के भरोसे को कमजोर नहीं करता? सातवां सवाल, पुलिस खुद कंफ्यूज है। जी हाँ, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात साफ दिखी, कहीं लापरवाही स्वीकार, कहीं परिवार पर आरोप, तो कहीं हॉस्टल पे आरोप, कहीं तकनीकी जांच का हवाला। अब सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस के पास एक स्पष्ट थ्योरी है या फिर यह मामला अभी भी दिशाहीन जांच के दौर में ही है? अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या सच सामने आएगा? नीट छात्रा मौत मामला अब सिर्फ एक ऐसा केस नहीं रहा जो यह बन गया है पुलिस की संवेदनशीलता की परीक्षा, सिस्टम की जवाबदेही का सवाल और नाबालिग छात्राओं की सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न। जब सवालों के जवाब नहीं मिलते, जिम्मेदारी इधर उधर डाली जाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पारदर्शिता की कमी दिखती है तो जनता का भरोसा तो डगमगाएगा गुरु। अब अंत में सवाल जो अब यह खड़े हो रहे हैं कि अगर एसएचओ लापरवाह था तो क्या सिर्फ उसी पर कार्रवाई काफी है? नाबालिग पीड़िता के मामले में शुरुआती देरी का जिम्मेदार कौन है? स्पॉम मिलने के बाद जांच की दिशा क्या बदली? पुलिस मीडिया और जनता से खुलकर बात क्यों नहीं कर रही? और सबसे अहम सवाल, क्या इस मामले में पीड़िता को सचमुच में न्याय मिलेगा या यह भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? यही सवाल इस पूरे मामले को बिग ब्रेकिंग बनाती है और इन्हीं सवालों के साथ जवाब अब बिहार पुलिस और प्रशासन को देने होंगे क्योंकि मीडिया के सवालों का जवाब तो वे नहीं दे पाए। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में अब सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। अब देखना होगा कि जो पीड़िता है उसे न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। धन्यवाद।